गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 441 पोलिंग बूथ पर कराया जा रहा है मतदान। तो आज ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच ये मुकाबला है। उपचुनाव में करीब 3,90,000 मतदाता वोट डालेंगे और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन, जहां एक तरफ बीजेपी के साख का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से यह कोशिश होगी कि एक बार फिर से अपनी जमीन तराशती हुई नजर आएगी। तो ईवीएम में आज प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। देखिए, 7 प्रत्याशी इस मुकाबले में हैं, लेकिन जो महामुकाबला माना जा रहा है वो बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, जहां बीजेपी की तरफ से अमन गिरी है जो अरविंद गिरी के पुत्र है। इसके साथ ही साथ विनय तिवारी सपा की तरफ से है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड, ब्राह्मण उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और बेहद दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है, जहां विनय तिवारी का भी एक अपना महत्व है, एक अपना वर्चस्व है उनका, और एक अलग प्रभाव भी है। तो अमन गिरी चूंकि अरविंद गिरी के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा भी जता सकती है। हालांकि लगातार कई मुद्दों के साथ जनता पहुंच रही है, और हमारे सहयोगी भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से वहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कर जनता वहां पर पहुंच रही है, मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि तराई इलाका है तो ठंड भी ज्यादा होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके घर से लोग निकल रहे हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी मानी जा रही है कि बढ़ेगी। हालांकि उपचुनाव है, लोगों की रुचि भी थोड़ी कम होती है उपचुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह से गोला गोकर्णनाथ का चुनावी प्रतिशत रहा है, मतदान प्रतिशत रहा है, उससे माना जा रहा है कि इस बार भी वोटिंग अच्छी हो सकती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अवध, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, और किस तरह की अभी तस्वीर है, कितनी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों के आने की संख्या भी हो सकता है और ज्यादा बढ़ रही हो। देखिए ऋतु, जिस तरीके से मौसम खुल रहा है, धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, तो मतदाता जो है गोला विधानसभा का धीरे धीरे घर से निकलने लगा है। अब धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है, मतदान बूथ है, वहां पर धीरे धीरे मतदाता पहुंच रहा है और वोट डाल रहा है। तो जिस तरीके से मौसम खुलता जाएगा, ये तराई क्षेत्र है, जिस तरीके से मौसम खुलता जाएगा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे, और मतदान जो मतदान का प्रतिशत है बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार जब मतदान यहाँ होता है तो यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है हमेशा अच्छा रहा है। तो इस बार भी मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि तराई क्षेत्र है, लोग अपने मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं, लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लोग सरकार में साझा करना चाहते हैं, अपने जो मत है उसका मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में, जो पूरा गोला विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर मतदान अच्छी संख्या में होगा और इसका प्रतिशत बढ़ेगा। अब हल्की जो ठंड है तो कम पड़ी है, लोग घर से निकलना शुरू हुए हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं। तो धीरे धीरे ये जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों पर जो मतदाता है वो धीरे धीरे पहुंचने लगा है। जी बिल्कुल अवध, और देखिए मतदाता धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों के साथ इस वक्त मतदान भी कर रहे होंगे, और कई सारी चीजें उनके मन में भी चल रही होगी कि किन मुद्दों को लेकर उन्हें किस प्रत्याशी पर वोट डालना है, ये भी सोचना होगा। इसके साथ हमारे साथ लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव हो जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो? बिल्कुल, चाहे जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टी, चाहे जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है उसको ये बताना होता है कि उसका जो कार्यकाल रहा है उस समय तक का वो बेहतर रहा है, जनता ने उसको फिर से एक बार स्वीकार किया। तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरी विपक्षी मुख्य पार्टी होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है, जिसके चलते जो विपक्ष को जनता ने चुना है। हालांकि ये चुनाव अगर की
बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसका पलड़ा ज्यादा भारी माना जा रहा है, क्योंकि कई चीजें जुड़ी। एक तो सत्ता है प्रदेश में उनकी, जब प्रदेश में सत्ता होती है, उपचुनाव होते तो कहीं ना कहीं लोगों का जो झुकाव होता है वो सत्ता की ओर होता है, क्योंकि उनको पता है अभी लंबे समय तक सरकार चलने वाली है और ऐसे में तमाम चीजें होंगी जो उनके लिए फायदेमंद होगी। दूसरी ओर सहानुभूति वोट जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में या अमन गिरी के साथ में है। तीसरी है कि जो एक तरीके से जो इनके पिता थे अमन गिरी के, अरविंद गिरी, उन्होंने जो एक तरीके से साम्राज्य खड़ा किया था अपना, उसको ध्वस्त करना एकाएक इतना आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि लंबे समय तक वो 5 बार विधायक रहना किसी एक जगह से बड़ी बात होती है निश्चित तौर पर। इसके अलावा बात करें जिस तरह से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया था, वो भी काफी मायने रखता है। पूरे जिले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहीं ना नामो निशान नहीं खड़ा होने दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में तमाम जो प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन दूसरी ओर वही बात करें, जो इस बार का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया, कहीं ना कहीं उसमें उस कैंडिडेट्स के चलते कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा सा टफ तो हो रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से कहें गणित भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी कि ब्राह्मण वोट है, बड़ा संख्या में ब्राह्मण वोट वहां का, उसको अपनी तरफ झुकाया जाए, तो समाजवादी पार्टी ने भी वही तरकीब अपनाई और ब्राह्मण कैंडिडेट ही वहां से उतार दिया। तो निश्चित तौर पर अब ये चीज थोड़ा सा दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है कि समझना कि आखिर वहां का ब्राह्मण जो है वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो अभी लंबे समय तक, लगभग 4.5 साल तक यहाँ पर राज करेगी, तो दूसरी ओर वहां की जनता के लिए एक विकल्प है। अगर पसंद उनको नहीं आ रहे हैं, वहां की राजनीति पसंद नहीं आ रही हो, तो वो अपना विकल्प खोल सकते हैं, नया विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं उनका मानना है कि जब उपचुनाव होता है, किसी विधायक की सिटिंग या एमपी की मौत होती है, तो उसके बाद अगर परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर झुकाव लोगों का, जनता का उन्हीं की तरफ होता है, सहानुभूति का वोट होता है, वोट बैंक वो उनकी तरफ होता है। तो इस ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी पूरी अपनी ताकत झोंके हुई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि चुनाव उनके पक्ष में है और जीत उनकी होगी। हालांकि जब वोटिंग होने के बाद में जब मतगणना होगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी आखिर असली विजेता कौन है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जब मतगणना होगी और उसी दौरान वो तस्वीर भी साफ हो पाएगी कि आखिर जनता ने किन पर भरोसा जताया हुआ है। अवध, चूंकि आप वहां पर बेहतर समझ सकते हैं राजनीतिक समीकरण वहां का क्या कुछ है, विनय तिवारी का कितना प्रभाव वहां पर है या अमन गिरी को कितना समर्थन जनता का मिलने वाला है? ये वही विनय तिवारी है जो 2012 में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने जो अरविंद गिरी, जो इनके अमन गिरी के पिता थे, उनको मैं हराया था, क्योंकि लेकिन उस समय वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तो वो यानी दोबारा नहीं हुए, मैं भाजपा के विधायक हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना होगा कि ये पूरा जो बेल्ट है गोला विधानसभा का, इसका अधिकांश क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र है। यहाँ अभी भयानक बाढ़ आई थी जिससे लोग तमाम जो फसलें थी वो नष्ट हो गई थी, तमाम तरीके के आम आदमी को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर आदमी भी पसोपेश में है। और थोड़ा जो यहाँ के लोकल अधिकारी थे उन्होंने उस स्तर पर जो बाढ़ पीड़ित थे उनका सहयोग नहीं किया, तो उसका भी इम्पैक्ट जा रहा है। थोड़ा विरोध लोग कर रहे हैं कि इस तरीके का सरकार में होते हुए लोगों को किस तरीके से उनको उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। लेकिन अरविंद गिरी का कद इतना बड़ा था, उसके सामने जो सारी समस्याएं हैं सब बौनी साबित होती हैं। चाहे अरविंद गिरी ने जो गोला विधानसभा था, छोटी काशी कही जाती है, इसको कॉरिडोर, जिस तरीके से काशी का कॉरिडोर बना है उसी तरीके से बनाने के लिए मुख्यमंत्री से पहल की थी। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था। अभी जब मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि छोटी काशी जो है गोला, इसको कॉरिडोर बनाया जाएगा। और यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था गन्ना भुगतान का, तो उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित किया था, सभी मिल प्रबंधकों को निर्देशित किया था कि गन्ने का भुगतान कराया जाए। दूसरी बात यह है कि भाजपा के लिए चुनाव बेहद अहम है। जब भूपेंद्र सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका यह पहला चुनाव है। चूंकि मैं संगठन मंत्री भी बदले थे धर्मपाल सैनी, तो इस लिहाज से भी भाजपा के लिए अहम चुनाव है। शायद यही कारण था कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यहाँ कई बार दौरा किया उन्होंने और कई दिनों तक यहाँ पूरे चुनाव की कमान संभाली और चुनाव में कार्यकर्ताओं से सीधे बात की, संगठन से सीधे बात की कि किसी तरीके से चुनाव को लूज न किया जाए। चूंकि आगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में संभवतः निकाय चुनाव होने हैं, तो भाजपा किसी तरीके से इस मूड में नहीं है कि इस चुनाव में कोई भी कोताही बरती जाए। इसीलिए 40 से 41 स्टार प्रचारक उतारे, 15-16 यानी मंत्री पूरा कैंपेन करते रहे। लेकिन अब आज जब मतदान का बारी है तो
मतदाता जो है वो किन मुद्दों पर वोट कर रहा है, किस तरीके से जो 7 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कर रहा है। और सबसे अहम बात है कि जब बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे तो जी। मामला जो है बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि जो ब्राह्मण मतदाता है उस पे विनय तिवारी काफी सेंधमारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम मतदाता है वो जो बसपा में डाइवर्ट हो जाता था या बसपा में वितरित हो जाता था, वो इस बार नहीं हो रहा, और सीधे तौर पर सपा को यानी जाने का अनुमान लोग लगा रहे हैं। तो जिस तरीके यही कई ऐसे राजनीतिक समीकरण है जो विनय तिवारी और अमन गिरी को आमने सामने लाकर खड़ा करते हैं और कड़ी टक्कर देते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर संपैथी है लोगों के प्रति अरविंद गिरी के, चूंकि पुत्र है वो, तो लोगों को ये भी पता है कि अरविंद गिरी ने उनके दुख सुख में साथ दिया है, अब आज वो नहीं है तो लोग इस भावनाओं में बह रहे हैं। लेकिन इधर जो विनय तिवारी जो जातिगत आंकड़ों को लेकर काफी सेंधमारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के कहा जाए कि जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है और कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं एक तरफ पिता का प्रभाव है। क्या पिता के प्रभाव पर भरोसा जनता जताती है, पुत्र पर भरोसा जताती है, या फिर जिस तरह से समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो समझने की कोशिश करती है, या मुद्दों के साथ जनता जाती है। हमारे साथ अश्विनी अगर जिक्र करें बीजेपी का, अगर पूरा प्रचार प्रसार देखें तो देखिए पूरी ताकत, हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव छोटा हो या फिर बड़ी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करती है, और ऐसा ही जो तस्वीर है वो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में भी देखने को मिली। लेकिन अगर सपा का जिक्र करें तो सपा का चुनाव प्रचार जो है वो उतना प्रभावी नहीं दिखा। हालांकि देखिए जहां एक तरफ बीजेपी की बात है, कहीं ना कहीं साख का सवाल है उनके, तो वहीं सपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जमीन तराशने के लिए बहुत कुछ था कि अगर शायद और ज्यादा कोशिश करते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। बिल्कुल अभी हाल ही में निकाय चुनाव होने और ठीक उससे पहले ये उपचुनाव, हार जीत की अलग की बात है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव काफी अहम है, क्योंकि अगर जो भी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाएगी वो निश्चित तौर पर उसका सीधा संदेश जाएगा कि जब निकाय चुनाव होंगे तो उस पार्टी का दबदबा उस समय रहेगा। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि भूपेंद्र चौधरी उनका पहला चुनाव है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो ऐसे में उनकी साख भी दांव पर लगी है। वो भी चाहते हैं कि चुनाव जीते, लेकिन बेहतर अंतर से जीते, जिसमें पार्टी का रोल दिखाई गई। तो व्यक्तिगत चुनाव जीतना अलग बात हो गई कि लोग सिंपैथी साथ में थी, सहानुभूति के चलते वोट कर दिया, लेकिन अगर एक बड़ी जीत होती है तो कहीं ना कहीं उसका पार्टी का रोल भी दिखाई पड़ेगा कि आखिर पार्टी का रोल क्या रहा। क्योंकि जिस तरह से देखा गया दर्जनों मंत्री वहां लगा दिए गए, खुद भूपेंद्र चौधरी लगातार दौरे कर रहे थे, मुख्यमंत्री तक वहां पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर इनका जब रिजल्ट आए तो थोड़ा सा मीठा रहे, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का, कि लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जमीन पर लड़ाई लड़ी है, ना कि सिर्फ अमन जो गिरी ने। दूसरी बात करें अगर समाजवादी पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा चेहरा फिलहाल वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। बड़ा चेहरा की बात करें तो अखिलेश यादव का नाम आता, धर्मेंद्र यादव, या फिर क्यों कहे यादव परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है बड़ा चेहरा। आजम खान बड़ा चेहरा थे, लेकिन खुद अपनी परेशानी से घिरे हुए, तो उनसे चुनाव प्रचार से की उम्मीद समाजवादी पार्टी से नहीं कर पा रही है। बिल्कुल वहां पर जो चुनाव स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चेहरे बन रही है। अमन गिरी की बात करें या फिर विनय तिवारी की बात करें, लोगों का कहना है विनय तिवारी भी एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पैठ बना रहे हैं। और जो इसे बताया कि हमारे सहयोगी ने कि जो ब्राह्मण वोट था, जो डिवाइड होता था, वो कहीं ना कहीं एक तरफा जाएगा, जिस भी पार्टी में जाएगा वो एक तरफा जाएगा और उसी की जीत होगी। अब देखना होगा कि ब्राह्मण वोटर है वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये लोगों का कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ब्राह्मणों पर होगा कि आखिर ब्राह्मण का रुख क्या है वहां के, और उसके बाद तय होगा कि आखिर जीतेगा कौन। जी ठीक है, अवध आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अश्विनी आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट